हेलो एवरीवन, आई एम पप्पू सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सानिया बायोलॉजी क्लासेस। आप सभी के लिए लेकर आए हैं एग्जाम एंटीबायोटिक सीरीज 2026, है ना, जो 2 फरवरी को आपको होने वाला है। तो आपको पिछले लेक्चर में आपको बताए थे, पिछले में बहुत सारे क्वेश्चन जैसे गेस्टुला, ब्लास्टुला, अपसेसी अंग, संयोजी कड़ी, ये सभी हम बताए थे। तो अब हम क्या करते हैं कि अब ये जो सीरीज है चुपे चाप बायोलॉजी छाप जो सीरीज है ना, इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग को देखना है। ओके, चलिए। अब कहा जाता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल सानिया बायोलॉजी क्लासेस को सर्च करें और टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर ले, फॉलो कर ले, और वहां से ऑब्जेक्टिव डेली पर डे शाम को जो है, मॉर्निंग में नहीं, ना ही दोपहर में, डेली शाम में उस ऑब्जेक्टिव को रिसीव करें और उसको केवल प्रैक्टिस करें। ठीक है, 1-2 बार देखें और बाकी बात आपका सब पढ़ा हुआ ही है, तो आपके दिमाग में तुरंत जो है कि हटते चला जाएगा। ठीक है, चलिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आते हैं। इसी सीरीज को बरकरार रखना है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं जिसका नाम है लिंडमान का 10% नियम क्या है। क्वेश्चन है आपका कि लिंडमान का 10% नियम क्या है। नियम क्या है, लिंडमान का 10% नियम क्या है। अब इसका जो आंसर है वो आपका ये है कि कहा जाता है कि प्रत्येक कोशीय स्तर क्या होते हैं, कि प्रत्येक कोशीय स्तर में कुल ऊर्जा का 10% ही स्थानांतरित होता है। प्रत्येक कोशीय स्तर जितने भी क्या होते हैं कि जितने भी क्या होता है, जितना भी कोशीय स्तर है, ट्रॉपिक लेवल है, किसी भी आप देखते हैं पिरामिड में एनर्जी, यानी कि पिरामिड ऑफ एनर्जी देखते हैं, ऊर्जा का पिरामिड देखिए, या आहार श्रृंखला देखिए, या आहार जाल देखिए, फूड बैग देखिए, फूड चेन देखिए, या फिर ऊर्जा का पिरामिड देखिए, किसी में भी आप देखिएगा तो वहां पर लिंडमान का 10% नियम फॉलो होता है। अर्थात टोटल ऊर्जा का केवल 10% ही स्थानांतरित होता है। कितना होता है स्थानांतरित, कि प्रत्येक कोशीय स्तर में कुल ऊर्जा का 10% ही स्थानांतरित होता है, जिसे लिंडमान का 10% नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, 10% नियम कहते हैं। लिंडमान का 10% नियम कहते हैं। अब एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखेंगे कि हमारा ये क्या है, प्रोड्यूसर है ना, ये प्रोड्यूसर है, उसके बाद ये प्राइमरी कंज्यूमर है, उसके बाद ये हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर है, उसके बाद हमारा ये टर्सरी कंज्यूमर है, उसके बाद ये हमारा टॉप कंज्यूमर है। ठीक है, कहा जाता है कि सर आपने प्रोड्यूसर से लेकर के क्या किया कि टॉप कंज्यूमर तक लिखा, लेकिन डीकंपोजर क्यों नहीं लिखा। तो डीकंपोजर में ऊर्जा का प्रवाह यही होता है। क्लास में भी हम आपको बताए कि डीकंपोजर में कभी भी ऊर्जा का प्रवाह नहीं होता है। जब भी होता है तो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक ही होता है। ओके, ना ही ट्रांसफॉर्मर में होता है। अब कहा जाता है कि ये प्रोड्यूसर में अगर मान लिया जाए कि 1000 जूल ऊर्जा बनाया है ना, इसके पास 1000 जूल ऊर्जा है, तो प्राइमरी कंज्यूमर यानी प्राथमिक उपभोक्ता जब प्रोड्यूसर को ग्रहण करेगा भोजन के रूप में, तो इसमें कितना ऊर्जा जाएगा, तो इसका 10% निकाल लीजिए। तो इसका 10% हो जाएगा 100 जूल हो जाएगा। फिर इसका 10% इसमें निकाल लीजिए, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 10 जूल हो जाएगा। ओके, फिर इसका 10% निकाल लीजिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका 1 जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 जूल। फिर इसका 10% निकाल लीजिए, तो इसमें क्या होगा, 0.1 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.1 जूल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से टोटल आपको देखना होगा कि ऊर्जा का प्रवाह, कुल ऊर्जा का कितना परसेंट हो रहा है ट्रांसफर, 10-10%। यानी कि इसमें जो भी ऊर्जा आया इसका 10% ये ले लिया,
यानी कि ये ले लिया इसका 10%, ये ले लिया इसका 10%, ये लिया। इस प्रकार सबसे कम ऊर्जा किसको मिला? टॉप कंज्यूमर को। और सबसे ज्यादा ऊर्जा किसको मिला? प्राइमरी कंज्यूमर को। ओके, और ये तो प्रोड्यूसर, ये तो खुद ऊर्जा बनाता ही है और इसके शरीर में एब्जॉर्ब रहता है, संग्रहित रहता है। ओके, तो लिंडमान का 10% नियम जो क्वेश्चन ये चुटकी में डील हो गया, ऐसे चुटकी में कि प्रत्येक कोशीय स्तर में कुल ऊर्जा का 10% ही स्थानांतरित होता है, जिसे लिंडमान का 10% नियम कहते हैं। लिंडमान नाम इसमें रखाया क्योंकि लिंडमान नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इस नियम को फॉलो किया। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जिसका नाम हो जाएगा कि हीमोफीलिया को ब्लीडर्स रोग क्यों कहते हैं। क्वेश्चन है कि हीमोफीलिया को, क्वेश्चन आपका जो है दिया हुआ है ना, क्वेश्चन आपका क्या है कि हीमोफीलिया को ब्लीडर्स रोग क्यों कहते हैं। हीमोफीलिया को ब्लीडर्स रोग क्यों कहते हैं। ब्लीडर्स रोग, जिसको कहा जाता है रक्त शराबी, क्यों कहते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन है, हीमोफीलिया को ब्लीडर्स रोग क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाता है कि हीमोफीलिया एक है ना, क्या है हीमोफीलिया, क्या है, एक अनुवांशिक रोग है, जिसको कहा जाता है जेनेटिक डिसऑर्डर या जन्मजात रोग। हीमोफीलिया एक जन्मजात रोग है जिसमें शरीर सामान्य कट पर रक्त तेजी से स्रावित होता है और क्लॉट नहीं होता है, इसलिए इसे रक्त स्रावी या ब्लीडर्स जो कह सकते हैं आप हिंदी में, अंग्रेजी में इसको, इसलिए इसे रक्त स्रावी रोग कहते हैं। ये क्वेश्चन हो गया क्लियर। कहा जाता है कि ब्लीडर्स डिजीज का मतलब ये हुआ है कि जिसमें हमारे शरीर का अगर नॉर्मल कट हो गया, अगर हमारा शरीर क्या कर रहा है, नॉर्मली अगर कहीं पर कट गया, या मान लीजिए माइनर कट हुआ, हमारे शरीर का कोई भी हिस्सा कहीं से भी माइनर कट हुआ, यानी बहुत नॉर्मली जो है कि कट उठ गया, छट गया, तो ब्लड क्या करता है, ब्लीडिंग एकदम पूरा रैपिडली ब्लीड जो है रैपिडली होगा, तेजी से ब्लीडिंग होगा। और वो ब्लीडिंग क्या करता है कि हम लोगों में जो टाइमिंग होता है ब्लीडिंग का और क्लॉटिंग जो टाइमिंग होता है वो नॉर्मल का वो नहीं रहेगा इसमें, ये पूरी तरह से इसमें क्या होगा, अपसेट हो जाएंगे। तो कहा जाता है ये क्लॉट क्या करता है, ब्लड इसमें क्लॉट ही नहीं होता, जमता ही नहीं है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं ब्लीडर्स डिजीज, यानी कि जिसको कहा गया है रक्त स्रावी रोग, यानी ब्लड खूब बहता है। अब कहा जाता है कि हीमोफीलिया में ऐसा क्यों होता है, तो हमारे शरीर में 1 से लेकर के 13 तक, हमारे शरीर में 1 से लेकर के 13 तक क्या होता है, एंटीकोगुलेंट एजेंट होते हैं, जो ब्लड को क्या करता है, जमाने का काम करता है, कोगुलेंट एजेंट होते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ये सभी निकलता है कहां से, तो लीवर में क्या होता है कि कैस्केड प्रोटीन निकलते हैं, कैस्केड प्रोटीन जो होता है लीवर से स्रावित होता है, और इसी के वजह से क्या करता है, ब्लड हमारा क्लॉट होता है। लेकिन जो हीमोफीलिया के पेशेंट होते हैं उसके लीवर से कैस्केड प्रोटीन क्या करता है, निकलता नहीं है। यही वजह है कि इसमें नॉर्मल कट पर भी या माइनर कट पर भी हमारा ब्लड क्या करता है, वो जमता नहीं है, बहते चला जाता है। चलिए, तो ये क्वेश्चन को आप बढ़िया से चुटकी में डील कर लीजिएगा। ओके हो गया। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको हम लोग कहते हैं सिंपल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो होता है जिसको कहते हैं मोनोकार्पिक, पॉलीकार्पिक, और क्या है नीला कुरंजी किसे कहते हैं वो देखते हैं। कहा जाता है कि मोनोकार्पिक और क्या है पॉलीकार्पिक के बीच में क्या करना है, आपको अंतर लिखना है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है, मोनोकार्पिक और क्या है पॉलीकार्पिक के बीच में डिफरेंस आपको लिखने के लिए दे दिया जाएगा।
तो डिफरेंस लिखने का जो तरीका है वो इस तरह का तरीका, इस तरह से आपको डिफरेंस लिखना है। एक तरफ यहां पर लिखेंगे कि मोनोकार्पिक का मतलब क्या होता है कि एक बार, है ना, एक बार पुष्प या फल धारण करता है, धारण करता है। एक बार पुष्प या फल क्या करेगा, धारण करेगा। बस जीवन में एक बार पुष्प या फल देगा, उसके बाद इसका डेथ हो जाएगा, यानी ये खत्म हो जाएगा। अब कहा जाता है कि बार बार, यानी रिपीटेड, रिपीट करेगा, बार बार पुष्प या फल देता है। ये पुष्प या फल क्या करेगा, बार बार देगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब कहा जाता है एक वर्षीय होते हैं, ये क्या होते हैं, एक वर्षीय होते हैं, है ना, एक वर्षीय होते हैं, या कह सकते हैं ये हर एक साल लगाया जाता है, एक ही साल, एक साल लगा के इसको छोड़ नहीं दिया जाता, ये एवरी ईयर लगता है, प्रत्येक साल लगता है। जैसे धान देखे हुए हर साल लगता है, गेहूं देखिए हर साल लगता है, और लगने के बाद जब ये निकल जाता है फिर इसको लगले छोड़ देते हैं, तो फिर ये अपने आप ये खत्म हो जाता है, तो इसको लगाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग यानी कि एनुअल प्लांट। और ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं कि यह बहुवर्षीय होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं। बहुवर्षीय यानी पेरिनियल या फिर बायनियल होता है, बहुवर्षीय भी हो सकता है, द्विवर्षीय भी हो सकता है, 3 वर्षीय भी, लेकिन कह सकते हैं कि ये क्या करता है, एक ही वर्षीय होगा और ये इससे ज्यादा दिन तक रहेगा। बस दो अंतर आपको लिख देना है और एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर डील करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, एग्जाम्पल नीला कुरंजी दे दीजिएगा, नीला कुरंजी इसका एग्जाम्पल दे दीजिए, काफी सिंपल रहेगा। और यहाँ पर इसका एग्जाम्पल जो है मैंगो दे दीजिए, और भी ज्यादा सिंपल रहेगा, जो आपको याद ज्यादा रहेगा। ठीक है, चलिए, तो इस चीज को हो जाने के बाद हम लोग डील करेंगे अब नेक्स्ट पॉइंट, जिसको हम लोग कहते हैं अगला क्वेश्चन, जिसको कहा गया है कि राइट द शॉर्ट नोट ऑन लीला कुरंजी, यानी लीला कुरंजी के बारे में 2 लाइन लिख करके बताएं कि क्या होता है। लीला कुरंजी पर लिखने के लिए आएगा शॉर्ट नोट, तो आप कैसे लिखिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को दिमाग में फिट कर लीजिए कि एक बार पुष्प या फल देगा, यानी कि मोर देन, यानी वन टाइम फ्लावरिंग और फ्रूटिंग अगर होगा तो मोनोकार्पिक, अगर वो रिपीटेड फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगा तो उसको कहेंगे हम लोग, यानी मोर देन वन टाइम, एक से ज्यादा बार देगा, उसको बोलेंगे पॉलीकार्पिक। और अगर ये एनुअल होगा तो वो आपका मोनोकार्पिक होगा, अगर ये बहुवर्षीय होगा, द्विवर्षीय हुआ, तो ये आपका होगा पॉलीकार्पिक। क्लियर है, इसका अर्थ भी है, मोनो बने वन टाइम, कार्पिक बने फ्रूट या फ्लावर, यहाँ पर पॉली बने मोर देन वन टाइम, यानी एक से ज्यादा, कार्पिक बने क्या होता है, फ्रूट या फ्लावर। चलिए ठीक, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसका नाम है नीला कुरंजी के बारे में अगर लिखने के लिए आ जाए तो आप कैसे लिखेंगे। नीला कुरंजी कहा जाता है, नीला कुरंजी यह एक मोनोकार्पिक पादप है, मोनोकार्पिक क्या है, पादप है ना, जो 12 वर्ष में क्या होता है, 12 वर्ष में पुष्प देता है, पुष्प देता है, यानी 12 वर्ष में पुष्प देता है। लेकिन इसका पुष्प देने का जो महीना होता है, मंथ होता है, पुष्प देने का जो ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर कह सकते हैं, फ्लावर ब्लूमिंग जो इसका होता है, फ्लावर ब्लूमिंग जो होता है, इसका टाइमिंग महीना का वो सितंबर से अक्टूबर होता है। सितंबर टू अक्टूबर के बीच में ये क्या करता है कि फ्लावर इसका खिलता है, 12 वर्ष में एक बार। ओके, उसके बाद फ्लावर ब्लूमिंग के बाद हम लोग देखेंगे काफी सिंपल, जिसको कहा जाता है कि ये कहां पाया जाता है, कहां, यानी इसका एरिया कहां है। तो कहा जाता है कि केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका। अब कहा जाता है किस क्षेत्र में ये मिलता है, तो हिली एरिया, यानी कि कहा जाता है हिली एरिया, यानी कि केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु के जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, है ना, यानी हिली एरिया, पर्वतीय ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर ये होता है। ठीक है,
तो कहाँ पाया जाता है ये याद रखिएगा, किस क्षेत्र में मिलता है याद रखिएगा, इसका फ्लावर कब खिलता है याद रखिएगा, कब इसका फूल जो है कि आता है 12 वर्ष में एक बार आता है। तो ये सभी नीला कुरंजी के बारे में चर्चा किया गया। अब कहा जाता है इसी में जोड़िएगा कि इसके जो वैज्ञानिक नाम होते हैं वो क्या होते हैं। जो वैज्ञानिक नाम होते हैं यानी बॉटनिकल नेम जो होते हैं, साइंटिफिक नेम जो होता है वो एस्ट्रोबिलेंथस, एस्ट्रोबिलेंथस, और क्या होता है कुंथियाना, बिलेंथस कुंथियाना, कुंथियाना होता है। तो इस प्रकार से आप इसको कवर करने का काम करेंगे, ठीक है। ये अंडरलाइन होगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। चलिए, तो आज के सीरीज में आज का जो हमारा एग्जाम एंटीबायोटिक सीरीज है वो यही तक है। फिर हम लोग नेक्स्ट डे हम आपके लिए फिर लेकर आएंगे एग्जाम एंटीबायोटिक सीरीज जिसका नाम है चुपे चाप बायोलॉजी छाप। ओके, थैंक यू। शेयर करें वीडियो को।